हेलो एवरीवन, मुझे आज हम अगेन HPPSC CSET 2023 के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन आज भी हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन, अ कमेटी ऑफ 7 members हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 men and 4 women. In how many ways can this be done when the committee consists of at most 3 women? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, at most 3 women। तो at most 3 women यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 women होनी चाहिए। तो 0 women, तो men कितने हो जाएंगे? कमेटी में टोटल मेंबर्स कितने चाहिए? 7, तो 7 men हो जाएंगे, 7 men। पहला केस। दूसरा केस 1 woman 6 men। थर्ड केस 2 women 5 men, और एटमोस्ट 3 women चाहिए थी, तो चौथा केस 3 women एंड 4 men। ये 4 केसेस होंगे, सॉल्व करेंगे और इनको ऐड कर लेंगे। या तो ये पॉसिबिलिटी होगी बच्चे, और या तो ये पॉसिबिलिटी होगी, और या तो ये पॉसिबिलिटी होगी। तो सबसे पहले 0 वुमेन की सिलेक्शन आउट ऑफ 4 वुमेन, तो दैट इज इक्वल टू 4C0 एंड मेन कितने हैं हमारे पास? 9 men, 9C7। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। और सेकंड केस क्या बनेगा मेरे पास? 1 woman 4C1 इंटू 9C6, सेकेंड केस। और थर्ड केस क्या होगा हमारे पास? 4C2 इंटू 9C5। दिस इज द थर्ड केस। फोर्थ केस क्या होगा? 4C3 इंटू 9C4। कॉम्बिनेशंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, मैं मान के चलता हूं आपको फार्मूला आता है। 4C0 की वैल्यू क्या होती है? अगर मेरे पास ये 0 हो तो ये इक्वल टू 1 होता है बच्चे। ठीक है, 9C7 को सॉल्व करते हैं। 9C7 इज इक्वल टू 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1। 9C7 इज इक्वल टू 9C2, तो 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1। तो 2 से 8 की कटिंग करते हैं बच्चे, ये 4 आ गया। 9 4 का 36 इंटू 1 इज इक्वल टू 36। फर्स्ट केस में मेरे पास 36 वेज आ गए। नाउ 4C1, द वैल्यू ऑफ 4C1, अगर ये वैल्यू 1 होती है तो बच्चे, तो दिस इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज 9C6? 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 3 का 9, 2 4 का 8, 3 4 का 12, 7 का 84, 84 इंटू 4, 84 इंटू 4। तो दिस इज इक्वल टू 16 32 33 336। ये 336 आ गया। बोलो ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड केस 4C2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये 6 के इक्वल आ जाएगा। एंड वैल्यू ऑफ 9C5 इज इक्वल टू 9 8 7 6 डिवाइडेड बाय 4 3 2 1। तो 4 इंटू 2 8 से 8 कट गया, 3 2 का 6, तो 9 7 का 63 इंटू 12, 63 इंटू 12, 12 3 का 36, 3 12 6 72 प्लस 3 756। तो ये मेरे पास आगे 756 आ जाएगा। फोर्थ केस 4C3 की वैल्यू 4C1 के इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 9C4 और 9C5 दोनों इक्वल होते हैं बच्चे। तो ये कितना आया था मेरे पास? 9 7 63 का डबल, 63 का डबल 126 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4 6 का 24 2 48 50 504, दिस वन। ठीक है बच्चे, इन सबको प्लस कर लेते हैं। 6 12 18 और 4 22 2, मेरी ऑप्शन 2 से एंड हो गई। नॉट द आंसर, नॉट द आंसर, नॉट द आंसर। ए ऑप्शन इज द आंसर, 1632। ठीक है बच्चे, ऐड करके भी चेक कर सकते हो। उसके बाद 3 6 5 11 और 2 13, 3 1 कैरी, 6 5 13 14 15 16, 1632। तो 1632 गिवन इन द ए ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, ए प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट
Ram, Shyam and Mohan, whose chances of solving it is 1/2 A. राम के सॉल्विंग के चांसेस हैं और श्याम के 1/3 और मोहन के 1/4. Then the probability that the problem is solved. क्या probability है कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए? तो probability of solving the problem is equal to if at least one of them can solve the problem. राम सॉल्व कर ले, श्याम और मोहन ना करे, प्रॉब्लम सॉल्व होगी. श्याम कर ले, राम और मोहन ना करे, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. या फिर मोहन कर ले और राम और श्याम ना करे तो भी सॉल्व हो जाएगी. या दो आउट ऑफ 3 2% सॉल्व कर लें तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तीनों सॉल्व कर लें तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. यानी कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इज इक्वल टू इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो एटलीस्ट वन कैसे कैलकुलेट होता है? दैट इज इक्वल टू 1 माइनस none solve the problem, none of them solve the problem. ठीक है, तो none of them solve the problem mean 1 minus Ram not solve the problem, Shyam not solve the problem and Mohan not solve the problem. तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस राम के चांसेस क्या थे सॉल्व करने के? 1/2. राम के ना सॉल्व करने के कितने हो जाएंगे? 1 माइनस 1/2, 1/2. ठीक है, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2. श्याम के सॉल्व ना करने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 1 माइनस 1/3, 2/3. श्याम के ना सॉल्व करने के 2/3 और मोहन के ना सॉल्व करने के कितने हो जाएंगे? नॉट मोहन इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 3/4. 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4. तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इज इक्वल टू 3/4. तो 3/4 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी बच्चे, दैट इज योर आंसर. सी ऑप्शन आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ मूलचंद walks around a circular field at the rate of 4 rounds per hour. ये इसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड 4 rounds per hour. ठीक है, तो ये एक घंटे में 4 राउंड्स लगाता है, तो इसको वन राउंड कितनी देर में कंप्लीट करेगा? ये 60/4 इज इक्वल टू 15 मिनट्स में ये एक राउंड कंप्लीट करेगा. उसके बाद सेकंड कौन है? रामचंद वॉक अराउंड द सर्कुलर फील्ड इन द सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 6 राउंड. उसकी स्पीड क्या थी मेरे पास रामचंद की? दैट इज 6 राउंड्स. 6 राउंड्स पर आवर. तो ये 1 राउंड कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है? 1 राउंड 60/6 यानी कि बच्चे 10 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है ये. आगे क्या पूछा था? If they start in opposite direction from the same point, then when will they meet for the first time at the starting point? Starting point पे वो पहली बार कब मीट करेंगे? देखो बच्चे, अगर मैं कहता हूं ये सर्कुलर फील्ड है, यहां से चलना शुरू करते हैं. ठीक है, जो मूलचंद है वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो रामचंद है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. चलो, मूलचंद जो है वो 15 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है. ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट. तो मूलचंद ने यहां से यहां तक एक राउंड कंप्लीट कर लिया. 15 मिनट के बाद वो यहां पहुंच गया, फिर से उसने राउंड कंप्लीट किया. फिर 15 में के बाद 30 पे यहां पहुंच गया, फिर उसने राउंड कंप्लीट किया. फिर 45 पे वो यहां पहुंच गया, फिर उसने एक राउंड कंप्लीट किया. फिर वो 60 पे यहां पहुंच गया, एंड सो ऑन दिस वन. 15, 30, 45, 60 डैश डैश डैश. अब मूलचंद की बात करते हैं और रामचंद की बात करते हैं. ये तो मूलचंद का थे. रामचंद अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो उसकी स्पीड ज्यादा है. वो 10 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर रहा है, यानी कि उसने एक राउंड यहाँ पे 10 मिनट के बाद आ गया. ठीक है, उसके बाद 10 के बाद फिर उसने एक राउंड कंप्लीट किया. फिर वो 20 पे यहाँ पहुंच गया. फिर अगेन उसने यहाँ पे 30 पे, देन 40 पे, देन 50 पे, देन 60 पे, एंड सो ऑन. तो फर्स्ट टाइम वो कब मीट कर रहे हैं बच्चे? देखो 15, 30, 10, 20, 30 यानी कि 30 मिनट्स के बाद बोथ मूलचंद एंड रामचंद मीट
फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार वो आफ्टर 30 मिनट्स मीट कर जाएंगे. दैट इज द एलसीएम ऑफ देयर टाइम्स. 15 मिनट और 10 मिनट का मैं एलसीएम कैलकुलेट करूंगा तो 30 मिनट्स आ जाएगा. दैट इज गिवन इन द ऑप्शन बच्चे ए ऑप्शन. दैट इज योर आंसर. ए ऑप्शन आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. A passenger train start with a speed of 40 km per hour such that speed increased every hour by 10 km per hour. In how many hours will it cover 135 kilometers? ठीक है, सिंपल देसी फंडा लगाते हैं कि उसकी स्पीड जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी पहले घंटे में, यानी कि एक घंटे में उसने 40 किलोमीटर कवर कर लिया. अब दूसरे घंटे में, सेकेंड आवर में, दूसरे घंटे में उसकी स्पीड 10 किलोमीटर इंक्रीज होगी तो 50 किलोमीटर होगी, यानी कि 2 घंटे में उसने 90 किलोमीटर कवर कर लिया. थर्ड आवर, तीसरे घंटे में उसकी 10 किलोमीटर स्पीड फिर इंक्रीज होगी तो उसने टोटल कितना हो गया 150 किलोमीटर कवर कर लिए 3 घंटों में. बिल्कुल ठीक है. अब चौथे घंटे, फोर्थ आवर, अगर वो पूरा 1 घंटा चलती है तो वो 70 किलोमीटर और कवर कर लेगी. तो 150 प्लस 70 कितना हो जाएगा 220 किलोमीटर कवर कर जाएगी 4 घंटों में. 3 घंटों में 150 किलोमीटर, 4 घंटों में 220 किलोमीटर. लेकिन हमारे पास डिस्टेंस तो 185 किलोमीटर था. 185 यानी कि वो 3 घंटे के बाद और 4 घंटे से पहले जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेगी. तो 3 आवर इज नॉट माई आंसर. 3 आवर्स तो मेरा आंसर है ही नहीं है. ठीक है, ये कितना बनता है? ये बनता है 4 3 का 12 और 1/4 आवर्स. तो 3 1/4 आवर्स, 1/4 मीन 60 15, यानी कि 3 आवर 15 मिनट्स. 3 आवर 15 मिनट्स. ये कितना बनता है? 4 3 का 12 12 3 15, 3/4, 3/4 हो गया 3 घंटे 45 मिनट. ठीक है, 3 आवर 45 मिनट्स. ये कितना बनता है? 7 1/2 इज इक्वल टू 3.5, यानी कि 3 आवर 30 मिनट्स. ये बोला ठीक है. तो यहां पे अब मेरे पास क्या रह गया? इसके बाद मैं अपना रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल लेता हूं. कैसे? 185 में से मैं 150 माइनस कर लेता हूं, 35 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस रह गया. अब चौथे घंटे में पूरा 1 घंटा चलने पे वो 70 किलोमीटर कवर करता है, तो 35 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर लेगा वो? 70 किलोमीटर इन 1 आवर, 35 किलोमीटर इन हाफ आवर. तो ये रिमेनिंग 35 किलोमीटर वो हाफ आवर में कवर कर लेगा. 3 घंटे ये हो जाएंगे, 3.5 इज द आंसर गिवन इन द सी ऑप्शन. 3.5 घंटे में 185 किलोमीटर कवर हो जाएंगे. सिंपल क्वेश्चन था ये. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे निखिल सैलरी फॉर 10 days and Parveen's salary for 30 days. Then the same money is sufficient to pay the salary for both for how many days? Simple question of time and work. तो टाइम एंड वर्क में हम क्या करते हैं बच्चे? टाइम एंड वर्क में जो भी मुझे टाइम गिवन होता है हम इनका एलसीएम ले लेते हैं. तो 30 और 10 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो दैट इज 30 एलसीएम आ जाता है, 30 यूनिट्स. तो मैं मान के चलता हूं कि जो मनी वैल्यू है दैट इज 30 रुपीज. मुझे इन दोनों में 30 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. दैट इज माई टोटल वर्क. चाहे इसे मनी की फॉर्म में ले लो चाहे यूनिट्स की फॉर्म में ले लो. अब यहाँ पे निखिल्स 1 डे वर्क या 1 डे सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं निखिल की. तो निखिल की 1 डे सैलरी आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू ₹3. एक दिन में उसको हम 3 रुपए देते हैं निखिल को. और उसके बाद प्रवीण को कितने देते हैं? प्रवीण को 1 डे सैलरी इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज इक्वल टू 1 रुपी इज इक्वल टू 1 रुपी. ठीक है, तो दोनों की टुगेदर 1 डे सैलरी कितनी हो जाएगी? टुगेदर 1 डे दैट इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4 रुपीज. दोनों की टुगेदर. तो 30 रुपीज कितने दिन के लिए सफिशिएंट है? नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं. तो दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टुगेदर 1 डे वर्क. तो 2 पे कटिंग करते हैं, 15/2 7.5 7.5 दिन आगे बचे. कितने दिनों के लिए सफिशिएंट है?
7.5 या 15/2 days given in the C option. That is your answer बच्चे. Simple question of time and more. Next देखते हैं. Next question. The Earth revolve in its axis in 24 hours. मालूम है, सबको मालूम है. How much angle does it move in 4 hours 12 minutes? Again, one of the simplest question बच्चे. ठीक है, सबसे पहले 12 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं. कैसे कन्वर्ट होंगे? डिवाइडेड बाय 60. 12 1 का 12 5 का मेरे पास आ गया 4 1/5 5 4 का 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21/5 आवर्स. ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड. तो ये रिवॉल्व कर रही है अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स में. 24 आवर्स मीन कि 24 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 360 डिग्री का एंगल. 24 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल. 1 आवर में 360 डिवाइडेड बाय 24 और 21/5 आवर्स में 21/5 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? मल्टीप्लाई 21/5. तो 12 3 का 0 का 12 2 का 5 6 का 2 3 का 21 into 3 इज इक्वल टू 63 डिग्री का एंगल बनेगा. सिंपल क्वेश्चन. 63 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए. दैट इज योर आंसर बच्चे. ऑप्शन ए आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. If E is any point on the median AD of triangle ABC. मेरे पास एक ट्रायंगल ABC दे रखा था. मेरे पास ट्रायंगल ABC गिवन है. ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट. ठीक है, अब इसने कहा था कि AD एक मीडियन है. मीडियन क्या होता है? ए से एक हमने मीडियन ड्रॉ करना है बीसी के ऊपर. बीसी का मिड पॉइंट, ये बीसी का मिड पॉइंट आ गया, दैट इज डी पॉइंट. तो वर्टेक्स ए से डी को ज्वाइन कर लेते हैं, इसको मीडियन कहते हैं. ए डी इज द मीडियन. अब इसने कहा था ई इज एनी पॉइंट. ई कोई भी पॉइंट है, कहीं पर भी ले लो. ई ये पॉइंट आ गया मेरे पास, ई इज ए पॉइंट. अब आगे क्या कहा था? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी. मालूम है हमें. कंसिडर द फॉलोइंग टू ऑब्जर्वेशंस. पहली, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. ये बड़ा ट्रायंगल है, एबीसी का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीई. एसीई का एरिया. क्या ये दोनों एरिया इक्वल हैं, एबीसी और एसीई? नो. देखने से पता लग रहा है एरिया इक्वल है ही नहीं है. पहली स्टेटमेंट रॉन्ग. दीज टू ट्रायंगल्स, कौन कौन सी? एक बड़ी ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एसीई. एसीई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है? नो. कॉन्करेंट क्या होता है बच्चे? कॉन्करेंट होता है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ट्रायंगल्स. एक की कटिंग करके दूसरी ट्रायंगल पे रख दे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप करनी चाहिए. तो नो, दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्करेंट. स्टेटमेंट नंबर 2 इज आल्सो रॉन्ग. तो व्हाट इज योर आंसर? नाइदर 1 नॉर 2. डी ऑप्शन इज द आंसर. इन दिस केस डी ऑप्शन आंसर है. ठीक है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस वन. अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है. अगेन फार्मूलाज आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के. ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तभी हो सकता है अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज आते होंगे. ठीक है, साइन π/9, साइन 2π/9, साइन 3π/9, साइन 4π/9. तो पाई की वैल्यू 180 होती है बच्चे. मैं 180/9 कर लेता हूं. तो π/9 मेरे पास आ जाएगा 20 डिग्री. मैं इसको 20 डिग्री की फॉर्म में लिखता हूं. सबसे पहले मेरे पास आ गया साइन 20. साइन 20. उसके बाद मेरे पास आ गया साइन 20 इंटू 240. साइन 40 आ गया. थर्ड आ गया मेरे पास साइन π/3, साइन 60 आ गया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? आप साइन 60 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो जो मुझे वैल्यू आती है. तो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2. साइन 60. उसके बाद साइन 20 40 60 और ये आ जाएगा 20 इंटू 4 80. साइन 80 आ गया. साइन 80. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको और 2 से डिवाइड कर लेता हूं. 2 से डिवाइड कर लेता हूं. ठीक है, कर सकते हैं. तो मेरे पास ये बनेगा 2 साइन 20 साइन 40. 2 साइन 20 साइन 40 और बाकी सबको मैं एज इट इज लिख लेता हूं. तो √3/2 इंटू 2 4 हो गया. मल्टीप्लाई √3/4 इंटू साइन 180. तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? मैं यहां फॉर्मूला लिख लेता हूं. 2 साइन ए साइन बी
इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बच्चे मेरे पास, कॉस टू कॉस ए माइनस बी एंड टू कॉस ए प्लस बी। ठीक है, चलो तो इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, टू साइन ए साइन बी, टू कॉस ए माइनस बी, 20 माइनस 40 इज माइनस 20, 20 माइनस 40 इज माइनस 20, और कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस 20 आ जाएगा, कॉस 20 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस कॉस ए प्लस बी, 20 प्लस 40 60, तो माइनस कॉस 60 आ गया, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3/4 साइन 80 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टू नहीं आएगा, गलत है, टू थोड़ा आएगा, टू नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, ये टू नहीं है ना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली टर्म क्या बन जाएगी मेरे पास, √3/4 cos 20 इंटू साइन 80 माइनस cos 60 इंटू दिस वन, माई √3/4 cos 60 की वैल्यू बचे हमारे पास आती है 1/2 इंटू साइन 80 दिस वन। ठीक है, अब ये cos 20 साइन 80 आ गया, हम साइन 80 की साइन 80 की वैल्यू पुट कर लो, या cos 20 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos 20 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 20 को 90 माइनस 70 लिख लें, 90 माइनस 70, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 70, साइन आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये साइन 70 हो गया। ठीक है, √3/4 था, अगेन 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करते हैं, √3/4 इंटू 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन 70 इंटू साइन 80 माइनस √3/8 इंटू साइन 80 दिस वन। ठीक है, आगे यहां से दिस, तो ये √3/8 हो गया, 4 इंटू 2 8, √3/8 इंटू 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, 70 माइनस 10, तो 70 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -10 यानी कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 10 आ जाएगा, माइनस 70 प्लस 80 150, cos 150 आ जाएगा, cos 150। ठीक है, और ये टर्म एज इट इज माइनस √3/8 साइन 80 दिस वन। ठीक है, तो √3/8 इंटू cos 10 की जगह हम बच्चे 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, तो साइन cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन 80 डिग्री, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस cos 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 150 इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो cos 180 माइनस 30, cos 180 माइनस 30, 180 में से 30 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, cos 180 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस cos 30, इसकी वैल्यू माइनस cos 30 आ जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, cos 30 कितना होता है बच्चे, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है दिस वन, और बाहर मेरे पास माइनस √3/8 साइन 80 था, ब्रैकेट ओपन करते हैं, √3/8 इंटू साइन 80 प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, माइनस √3/8 साइन 80 डिग्री, ये और ये कट जाएगा, मेरे पास 3/16 रह जाएगा, तो 3/16 इज द आंसर गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी बच्चे, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे
two circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter intersect at two distinct points, ठीक है, and their centers are 4 centimeter apart. The length of the common chord is, मुझे common chord की length calculate करनी है. तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट सर्कल है, ये हमारा सेकंड सर्कल है, ठीक है, और ये कॉमन कॉर्ड है बच्चे, ये कॉमन कॉर्ड, ठीक है. ए और बी टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये ए बी इज द कॉमन कॉर्ड. ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका, यहां पे इसका सेंटर हो गया. दोनों सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ये दिस, ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं बच्चे पी. दिस पॉइंट इज क्यू और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सी पॉइंट रख देते हैं. AP is the radius of the this circle, that is 5 centimeter. ये radius 5 centimeter given था मुझको. AP is equal to 5 centimeter radius. और AQ is also the radius. तो AQ is equal to second radius कितना given था? 3 centimeter. ये भी given है. और distance between their centers ये भी given था. Their centers are 4 centimeter apart, यानी कि PQ की वैल्यू बच्चे मेरे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है. तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे CQ को x मान लेता हूं कि CQ x है, तो AC कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स हो जाएगा. इन ट्राइंगल ACP देखो बच्चे, यहां से जो कॉर्ड के ऊपर ये ड्रॉ होगा, ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो मेरे पास C इज द मिड पॉइंट होगा. ये AC इज इक्वल टू CB, C इज द मिड पॉइंट. तो इन ट्राइंगल ACP की बात करते हैं. ACP ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें AC का स्क्वायर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर, दैट इज 25. तो AC की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25. 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 टू का 8 माइनस प्लस 8x. this one, this is the value of AC square. Now in triangle ACQ triangle में क्या हो जाएगा? CQ का स्क्वायर that is x स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. AC की वैल्यू ये ऊपर गिवन है बच्चे, ये वैल्यू पुट कर लूंगा मैं AC की. AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितनी थी मेरे पास? AQ की वैल्यू कितनी थी? 3 का स्क्वायर 9 आ गया. AC की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा? ये 9 आ गया. 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 9 आ गया. ये x स्क्वायर कट गया, 9 उधर जाके माइनस हो गया, 8x इज इक्वल टू 0. द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, ठीक है. और x की वैल्यू अगर मेरे पास 0 आ गई, मुझे क्या निकालना था? AC की वैल्यू निकालनी थी. तो यहां पे मैं x की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूं. 0 का स्क्वायर 0 प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9. द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 9 3 का स्क्वायर. तो AC की वैल्यू 3 आ गई. और अगर AC की वैल्यू 3 है तो CB की वैल्यू भी बच्चे मेरे पास 3 हो जाएगी. तो AC प्लस CB ये जो कॉर्ड है इसके लेंथ मेरे पास 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर आ जाएगी बच्चे, गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर. ठीक है बच्चे, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The quadrilateral formed by joining the midpoint of the side AB, BC, CD, DA of a quadrilateral ABCD is A. ये तो डायरेक्ट रूल है बच्चे हमारे पास, ठीक है. और ये रूल बना कैसे वो भी बता देता हूं. मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABC एंड D क्वाड्रिलेटरल. ये पॉइंट A, ये B, ये C, ये D. जब हम मेंसुरेशंस करते हैं तो इस रूल को हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं. अब इसने कहा था AB का मिड पॉइंट दैट इज P, ये Q, ये
are the quadrilateral meet by joining the midpoint of side AB, BC, CD, DA, PQ, इसको R ले लेते हैं, इसको S ले लेते हैं। अब मुझे ये बताना, ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल बना है ये है क्या? PQ, ये R और ये S, ये मुझे बताना है ये PQRS क्या है। अगर बच्चे मैं AC को ज्वाइन कर लेता हूं, AC को इन ट्रायंगल ABC, मिड पॉइंट थ्योरम आपको आती होगी, इन ट्रायंगल ABC P is the midpoint of this side, Q is the midpoint of this side, तो एक लाइन PQ जो है वो ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आ रही है, ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो PQ जो है वो AC के पैरेलल है और AC से हाफ होगी, ये रूल है। सेम एज इट इज S is the midpoint, R is the midpoint, तो SR लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन और हाफ ऑफ दिस लाइन, ये दोनों लाइंस इस लाइन से हाफ हैं, तो ये दोनों लाइन आपस में इक्वल हो जाएंगी, दोनों लाइन इस लाइन के पैरेलल हैं तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी हो जाएंगी, तो ये दोनों लाइंस पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वन साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम, तो उसको हम बच्चे पैरेललोग्राम कहते हैं, गिवन इन द बी ऑप्शन, तो पैरेललोग्राम बी ऑप्शन इज योर आंसर, बी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आ गए होंगे, तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।